इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 5वां लेक्चर। जिस दिन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किए थे, बहुत बेसिक से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कैसे होता है, हाफ रिएक्शंस देखी गई, ऑक्सीडेशन हाफ सेल देखा गया, रिडक्शन हाफ सेल देखा गया, दोनों को मिला के कंप्लीट सेल रिएक्शंस देखी गई, सेल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं वो देखी गई, ई सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखा गया, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं वो देखा गया, एसआरपी एसओपी का खेल हुआ। उसके बाद हमने कमेंट किया डेल्टा जी पे। डेल्टा जी के लिए जरूरत पड़ी थी एन कैसे निकाला जाता है, क्यू कैसे निकाला जाता है, एफ क्या होता है, 96,500 कूलम कैसे आता है, तरह तरह की रिएक्शंस रेडॉक्स कैसे बैलेंस की जाती हैं, रिएक्शंस में एसआरपी एसओपी दिया है या कि डाटा दिए हैं तो कैसे उनसे ई नॉट सेल कैलकुलेट किया जाता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, इन सब चीजों पे हमने कमेंट किया था। मैंने एक चीज और किया था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी वह इस बात पे डिपेंड करता है कि डेल्टा जी पॉजिटिव हो, निगेटिव हो और ई पॉजिटिव हो। अगर ऐसा है तो स्पॉन्टेनियस है, अगर ऐसा है तो स्पॉन्टेनियस है। मान लीजिए कि एक रिएक्शन आपको दी गई है, कोई भी रिएक्शन, नॉर्मली हम जिंक कॉपर की रिएक्शन लेके चलते हैं। जिंक से जिंक +2 की रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन जो हमने डेनियल सेल में पढ़ा था, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं और मैं आपको डाटा दूं, मैं डाटा दूं ई नॉट जिंक से लेके जिंक +2 का, मैं डाटा दूं ई नॉट जिंक से लेके जिंक +2 का 0.1 वोल्ट, और मैं डाटा दूं ई नॉट कॉपर से लेकर कॉपर +2 का 0.3। क्या हम आपसे नॉर्मली पूछ रहे हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, आप कहोगे ई नॉट सेल निकाल के हम कमेंट करते हैं। ई नॉट सेल निकालें 0.1 - 0.3 कैसे, ये एसओपी दिया है, हमको चाहिए एसआरपी, एसओपी माइनस एसआरपी पलटेंगे 0.3 -0.2 वोल्ट, जो कि ई नॉट सेल निगेटिव आया, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस नहीं है, नहीं कह सकते, क्योंकि हमने क्या कहा था, डेल्टा जी पे और ई पे कमेंट करना है, जी नॉट ई नॉट पे कमेंट तब तक नहीं करना है जब तक स्पष्ट क्वेश्चन में लिख दे कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे। क्या हमने इस क्वेश्चन पे कुछ लिखा था? नहीं लिखा था। हमने इस क्वेश्चन पे नहीं लिखा था कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तो हम ई नॉट और जी नॉट निकाल के स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट नहीं करेंगे। एक लाइन यहां पे लिख दिया जाता, दिस रिएक्शन इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, बेफिक्र हम कहते थे हाँ ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ई नॉट निगेटिव आया। अब भी ई नॉट निगेटिव आ जाने से हम कमेंट इस पे नहीं करेंगे। मतलब ये ई नॉट की जानकारी होते हुए भी स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट हम नहीं कर सकते। बेफिक्र आप इस इक्वेशन से क्यू निकाल सकते हो, एन निकाल सकते हो, डेल्टा जी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, मत जी नॉट निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि ई नॉट पता है तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई नॉट, सब कुछ निकाल सकते हो, बशर्ते डेल्टा जी नॉट के कारण भी स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक लिख ना दे कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। नहीं लिखा था, हम कह देंगे कि हम नहीं कह सकते। अच्छा, नहीं कह सकते, लेकिन अगर टेम्परेचर की वैल्यू दे दे कि इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है, तब एक जुगाड़ हो सकता है। बस ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। क्या दे दे? टेम्परेचर की वैल्यू दे दे और
इनका कंसंट्रेशन दे दे, दो चीज दे दे, ध्यान समझिएगा। क्या दे दे? टेम्परेचर की वैल्यू दे दे और आयंस का कंसंट्रेशन दे दे। जी हां, मैं इशारा कर रहा हूं ननस्ट इक्वेशन की तरफ, क्योंकि अगर वो इस बात पे जब भाई ऐसा नहीं है, अगर आपके क्वेश्चन में ना इनका कंसंट्रेशन दिया है ना टेम्परेचर की वैल्यू दिया है, तब तो आप मजबूर हैं ये बात कहने के लिए कि हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। नॉर्मली एक इक्वेशन दिया था, ना कंसंट्रेशन की मोलरिटी दिया था, सॉरी ना आयंस की मोलरिटी दिया था, ना ये दिया था कि ये किस टेम्परेचर पे हो रही है, और ना ये ही लिखा था कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे। हम कैसे अपने मन से ये लगा दें, कैसे अपने मन से ये मान लें कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है? नहीं ना। अगर हम ये नहीं मान सकते कि सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो हम E0 और G0 से कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दिया, टेम्परेचर की वैल्यू दे दिया, तो बेफिक्र हम ई पे कमेंट कर सकते हैं। कैसे? ननस्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, मैं बिठाता हूं उनको, माहौल के लिए था कि आप कमेंट नहीं कर सकते, कमेंट आपको जी और ई पे ही करना है। और ई के लिए, ई सेल निकालने के लिए ननस्ट ने एक इक्वेशन दिया था, आप हेडिंग लेंगे रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड E0। कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, ध्यान से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिएगा। ननस्ट ने एक्चुअल में मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बढ़िया सा गिब्स एनर्जी का इक्वेशन आया था। अगर आप पढ़े हो थर्मोडायनामिक्स में भी इक्वेशन आया रहा होगा। आप जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, ये इक्वेशन केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है ये इक्वेशन, और अगर ध्यान से थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे तो वहां भी है। क्यू क्या है जानते हैं? क्या है ये क्वेश्चन? क्या मैं क्वेश्चन फैक्टर को थोड़ा और आसान तरीके से लिखूं कि ए नोड की कंसंट्रेशन अपान कैथोड की कंसंट्रेशन, ध्यान रखें स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो पावर में होता है, ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऊपर होता है। ये चीज आप अपने उसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों का मतलब क्वेश्चन फैक्टर से है, हम वहां बताए थे क्या कैसे कैसे होता है। ए नोड का कंसंट्रेशन और उसके ऊपर उसका एनोड के ऊपर जो भी है, अभी एग्जांपल से और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगा इतना। अच्छा, क्योंकि डेल्टा जी होता है -NF इंटू ई सेल, अगर सेल की टोटल में सेल की बात करूं तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा -NF इंटू ई नॉट सेल। अच्छा, अगर हाफ रिएक्शन की बात हो रही है तो हाफ रिएक्शन तक ही सही, पर यहाँ पे क्यू कैसे आ पाएगा? हाफ रिएक्शन पे तो क्यू आ नहीं पाएगा, है ना। तो इन वैल्यू को ले जाके हम यहां लिखा हो जाएगा -NF ई सेल बराबर -NF ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT log Q, RT log Q। तो यहां से आप ई सेल निकाल सकते हैं, आएगा ई नॉट सेल -2.303। देखिए n तो कट जाएगा, f नीचे आना चाहिए, सॉरी हाँ n नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, n नीचे आएगा, ठीक है। तो 2.303 RT अपान NF log Q।
RT अपॉन NF log Q, ठीक है, RT अपॉन NF log Q, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, Q है क्वोशेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्वोशेंट फैक्टर, कुछ भी कहे, है ना। क्वेश्चन कैसे निकलेगा, याद होना चाहिए, एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड का, एनोड के आयंस का अपॉन कैथोड के आयंस का, और ऊपर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रखना ना भूलें, ठीक है। ये रिएक्शन एक्चुअल में ये रिलेशन दिया था ननस्ट ने, और ये जो लास्ट में आई है ये ननस्ट इक्वेशन, ये क्या है याद रखें, बोर्ड के हिसाब से भी ननस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली डेरिवेशन के लिए आप तैयार रहे, और ये फार्मूला आज के बाद आपको याद होना चाहिए। जेई में भी और नीट में भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, हमेशा से ही आते रहे हैं। अभी लेटेस्ट में नीट में भी क्वेश्चन आया इसका, जेई में भी आप देखेगा पिछले साल ही क्वेश्चन आया यहाँ का। तो देखे रहिए, मैं कुछ और स्थिति स्पष्ट करता हूं कि मैं क्यों इस उद्देश्य को बार बार कह रहा हूं। मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूं। मान लीजिए एक से रिएक्शन दी है, A से A+3 साइड में सेलेक्ट किया गया है B+2 से B। इसकी मोलरिटी आपको दी गई थी 0.1 मोलर, इसकी मोलरिटी दी गई थी 0.01 मोलर। चलिए मैं जो भी कमेंट कर सकता हूं, आपको एक चीज दिया गया था, E0 A से A+3 आपको दिया था 0.7 वोल्ट, आपको E0 B से B+2 दिया था 0.4 वोल्ट या 3 वोल्ट, कुछ भी, ठीक है, 4 वोल्ट, ठीक। चलिए सबसे पहला चीज हम क्या निकाल सकते हैं, E0 से डायरेक्टली आप जानते हैं कि E0 सेल लिखने के लिए नॉर्मली इनका हम पोटेंशियल्स ऐड कर दें। E0 A से A+3 प्लस E0 B+2 से B, ये ऐड कर दिया। A से A+3 0.7 वोल्ट, लेकिन इसको पलटाएंगे क्योंकि डायरेक्ट दिया नहीं गया है, तो माइनस 0.4 वोल्ट जो कि 0.3 वोल्ट आया E0 से। E0 से लाया 0.3 क्वेश्चन में कर चुके हैं ये सब सारी चीजें। दूसरा चीज आपसे पूछा है नेट सेल रिएक्शन, अच्छा सेल इक्वेशन और सेल रिएक्शन में फर्क है, ये सेल इक्वेशन है, ये सेल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। चलिए रिएक्शन लिखने का क्रम अगर भूल गया हो, पहले एनोड का लिखेंगे, A से A+3 बना 3 इलेक्ट्रॉन ले, और कैथोड का लिखेंगे B से +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना B। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करते नीचे 3 का। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे लें, इक्वेशन सेकंड दे लें, कह दे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 और इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3। इक्वेशन बनेगा 2A से 2A+3 + 6 इलेक्ट्रॉन 3B+2 + 6 इलेक्ट्रॉन + 6 इलेक्ट्रॉन बनेगा 3B। दोनों को ऐड करने पे जो नेट रिएक्शन आपको बनेगी वो क्या बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काटना उद्देश्य था इसलिए इलेक्ट्रॉन कट के क्या बना 2A + 3B+2 = 2A + 3 + 3B। आपको गौर से दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कटे हैं वो कितने हैं, 6। क्या आप यहां से Q निकाल सकते हैं, हाँ Q निकाल सकते हैं। एनोड पे क्या था A, तो A+3 का कंसंट्रेशन और रिएक्शन में उसका कोएफिशिएंट जो आया होगा 2 अपान कैथोड क्या था B, तो B+2 का कंसंट्रेशन और उसका कोएफिशिएंट कितना आया था 3। दोनों से दिया था आपको 0.1 का स्क्वायर अपान 0.01 का क्यूब, दैट इज 10⁴। ठीक है, हमने क्यू भी निकाल लिया। जरूरत पड़ती तो डेल्टा जी निकाल लेते, डेल्टा जी नॉट निकाल लेते। अगर जरूरत पड़ती तो क्या निकाल लेते, डेल्टा जी नॉट = -NF E0, और E0 हमने शायद निकाल लिया था, हाँ निकाल लिया था।
ठीक है, क्यू निकालनी है। अगर इतना ही डाटा दे के आपसे ई सेल पूछता तो क्या आप अपने मन में यह बैठा लेते थे कि ए के ऊपर गोला लगाने के लिए भूल गया है, ई सेल पूछ रहा है? नहीं, वो होश हवास में ई सेल पूछ रहा है क्योंकि उसने कंसंट्रेशन दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए मिटाओ, मैं इनको मिटाओ, नहीं मिटाओ, ध्यान लिखो। अगर मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में दिया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, मतलब 298 केल्विन क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया था एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बस इतना दिया था। ठीक है, तो हम ई सेल निकालने अगर जाएं तो अपने पास क्वेश्चन है ई नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF log Q। ठीक है, क्योंकि उसने टेम्परेचर दिया था, क्योंकि इसने कंसंट्रेशन दिया था, इसलिए उसका परम अधिकार था कि वह ई सेल पूछे। आप ये ना सोचें कि ई नॉट पूछ रहा है, वो बिंदी लगाने के लिए भूल गया है ऊपर, तो ई नॉट निकाल के बराबर कर दो, 0.3 का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ई सेल हमको निकालना है, ई नॉट सेल 0.3 हमने निकाला है, माइनस, चलिए वैल्यू रखते हैं 2.303, आर के स्थान पे 25/3 फिजिक्स में खूब रखे हैं, जूल पे, जूल पर मोल पर केल्विन, यूनिट याद हो तो। टी के स्थान पे 298, टी के स्थान पे 298 अपान एन के स्थान पे 6, एफ के स्थान पे 96,500 लॉग क्यू के स्थान पे 10 की घात 4। ठीक है, सॉल्व करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा। ई सेल जो आएगा 0.3 माइनस ये आएगा 0.59, 0.05। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है। बहुत रिजल्ट कंसंट्रेशन हम लोग करते ही नहीं है। 0.591 इतना आएगा कैलकुलेट करके। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसमें कोई वो रखने उठने वाली बात नहीं है। याद है अच्छी बात है, नहीं हम अपना नाना इक्वेशन जानते हैं, रख के निकाल लेंगे, 1 मिनट और लगेगा और क्या, हाँ तो फिर कुछ नहीं होना है, पर हाँ याद रहे तो अच्छा है। अपान 6, क्यों? इतने का कैलकुलेशन आएगा बेटा, ये इतने का कैलकुलेशन आएगा, इतने का, इधर देखो, इतने का कैलकुलेशन आएगा, ये 0.0591 स्टैंडर्ड कंडीशन याद रखिए। अभी मैं एक रिजल्ट दे दूंगा, 0.0591 अपान ये 6 log 10 to the power 4। ई सेल इक्वल टू 0.3 माइनस 0.0591 और 4 log 10 और अपान ये 6। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 डेढ़ 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट इसका आगे, एक पॉइंट इसका आगे, चलिए काट देते हैं, वैसे ही काट देते हैं। 0.3 माइनस 0, पहले उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.3 4 1 जा 4 36 4 5 20 कितना 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद 0.0591 4 1 जा 4 4 90 36 4 23 ठीक अपान 6 लिया और अपान 6 लिया। ठीक है, 33 नहीं आएगा, हो सकता है कैलकुलेशन 25 हो, 33 नहीं आएगा। 4 एकम 4 4 4 9 36 4 5 20 यहाँ 20 3
23 50 इतने ठीक अपन 6 0.3 माइनस 0.18 5 23 6 54 ये 0.039 घटा उठा देंगे जो भी आएगा ई से यहां से हम निकाल लेंगे 0.3 में 0.03 घट गया ये कितना आ गया 0.27 आ गया 0.261 या ऐसा कुछ है ना 261 ही 261 ठीक है 0.261 ये आया ई सेल पॉजिटिव आया ई सेल पॉजिटिव आया है तो रिएक्शन होती है हाँ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब हम कमेंट कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ठीक है अब हम कह सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ठीक है ई पॉजिटिव आया है यहां से हम ना कह दे भले यहां ई पॉजिटिव आया था वो अलग चीज है लेकिन इस 0.3 को देख के हम नहीं कह देंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है हम कहां देख के कहेंगे इस सेल को देख के कहेंगे अगर कंसंट्रेशन दिया है और टेम्परेचर ठीक है हमने ननस इक्वेशन देखा जो कि ई सेल के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया था ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q जहां Q क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं क्वेश्चन फैक्टर है ए नोड का कंसंट्रेशन पावर उसका कोएफिशिएंट अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन पावर उसका कोएफिशिएंट आप Q निकालना अच्छे से जानते हैं ठीक है अगर हम T को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले जो कि 99.9% क्वेश्चन में दिया जाता है यही चीज तो जब हम जानते हैं कि 99.9% क्वेश्चन में यही देना है तो हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और तैयार रखें अच्छा R की वैल्यू आप जानते ही हैं 25/3 जूल पर मोल केल्विन आप F की वैल्यू जानते ही हैं 96,500 कूलम होना और N की वैल्यू हर रिएक्शन में अपना अलग अलग अगर हम इन सब वैल्यू को रखें E नॉट सेल माइनस 2.303 R के स्थान पे 25/3 T के स्थान पे 298 यहां पे 96500 log Q अच्छा अगर n को छोड़कर इन सबको हम कैलकुलेट कर लें तो जो ई सेल आएगा वो आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ये आता है इनको सबको कैलकुलेट करने पे अपान n और बचा क्या log Q सही कैलकुलेट करके एक बार आप लोग भी देख लीजिए सही 0.0591 ही आता है कि नहीं आता है ठीक अच्छा एक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हम याद रखेंगे यही याद रखेंगे बल्कि हाँ वो तो याद रखेंगे क्योंकि टेम्परेचर अगर अलग हो गया तो लगाना ही पड़ेगा एडवांस में नॉर्मली इस तरह के कांड करेंगे मेंस उस पे नॉर्मली 298 करने में पूछ लेंगे ठीक है ये रिजल्ट हम याद रखेंगे यहां से क्वेश्चंस हो जाने हैं ठीक है चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट रीड करते हैं यहां से ई सेल का क्या महत्व है ये पता चला इस इक्वेशन का क्या महत्व है ये पता चला क्यों क्योंकि ई नॉट सेल से हम कमेंट नहीं कर सकते स्पॉन्टेनिटी पे ना जब तक लिख नहीं दिया नहीं लिखा है कंसंट्रेशन देके पूछ लिया तो है ना सेल पोटेंशियल दे देगा
और पूछेगा फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, आप पगला जाएंगे कि यार पोटेंशियल दिया तो है, काहे पूछ रहा है। वो ध्यान से पढ़े, स्टैंडर्ड और बिना स्टैंडर्ड में बहुत अंतर है ना। स्टैंडर्ड पोटेंशियल फिक्स होता है, हर सेल का वो फिक्स होता है, लेकिन टेम्परेचर के साथ ये वेरी करता है, ठीक है। सब का स्टैंडर्ड पोटेंशियल आगे चल के हम कल या परसों वाले लेक्चर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे SHE, और वहां पे हम देखेंगे कि किसका क्या पोटेंशियल फिक्स होता है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ केसेस मैं आपको दिखाता हूं और ध्यान से एनालिसिस करिए इस केस का। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम की भी बात कर रहा हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम में बल्कि ज्यादा, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम की ही बात अगर मैं करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम का एक टर्म है जिसको हम केसी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? केसी से। एक्चुअल में वह भी वही चीज होता है, एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन। तब सॉलिड का कंसंट्रेशन हम नहीं शामिल, सॉलिड का काहे का कंसंट्रेशन है, उसको रिएक्टिविटी वन मान के, है ना, और ऊपर इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लिखते ही हैं, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ई सेल जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? ई सेल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ई सेल जीरो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, दोनों तरफ बराबर रिएक्शन होने लगी। इक्विलिब्रियम का मतलब तो जब दोनों बाइडायरेक्शनल रिएक्शंस और बराबर मात्रा में एक साथ होने लगेगी तो सेल के अंदर तो रिएक्शन होंगी, लेकिन बाहर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले पाएंगे। ई सेल उस कंडीशन में जीरो। आप लोग तो याद रखिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सेल पोटेंशियल जीरो। हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जीरो नहीं कह रहे, वो तो फिक्स होता है भाई किसी न किसी का, ठीक है। ई सेल इक्वल टू जीरो, ठीक है। ई सेल जीरो, ई सेल जीरो, तो ई नॉट सेल कितना आपको मिल जाएगा? 0.0591, वही 298 केल्विन पे अपॉन एन लॉग। अब ये केसी बन चुका होगा। क्या बन चुका होगा? केसी, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर। कभी कभी होता है, एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, वहां आपको केसी दे देता है, केसी दे के आपको पूछ लेता है बताइए सेल का स्टैंडर्ड क्या, कैसे, जो भी है, तरह तरह की चीजें पूछ लेता है ना, ठीक है। केसी दे के आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछ लेता, पगला जाते हैं क्या है, कुछ नहीं, यहां पे रखेंगे और नॉर्मली सॉल्व करेंगे, ठीक है। रिएक्शन क्या था, केसी दे देगा कभी, तो जैसे हम मान लेते हैं दे दे केसी इक्वल टू 10 टू द पावर 12, ऐसा कुछ, कोई बात नहीं, रख के सॉल्व करेंगे, है ना, एक रिएक्शन पे जो भी जैसा होता है, ठीक। ये चीज क्लियर है केसी पे। जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन लूंगा, इसका एक एग्जाम्पल लूंगा, वही चीज की ए से 2B पॉजिटिव, ए से 2B पॉजिटिव, ऐसा नहीं, ये रिएक्शन बहुत जानी पहचानी रिएक्शन, जानते हैं खूब अच्छे से, इसको रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है अच्छे से। हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन का जो केसी है, हमने एक शब्द कहते हैं रिएक्शन इज एट, सेल इज एट इक्विलिब्रियम, ये शब्द कहते ही ई सेल तो आप चुपचाप जीरो कहें, ठीक है, क्या कह दो? जीरो। केसी आपको दे दिया 10 टू द पावर 12, दे दिया 10 टू द पावर 12,
और अब पूछते हैं फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या पूछ दिया? फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। फाइंड स्टैंडर्ड सेल इज एट इक्विलिब्रियम, इफ सेल इज एट इक्विलिब्रियम। तुरंत, ये बढ़िया क्वेश्चन, जैसे ही हमने कहा कि सेल इक्विलिब्रियम में है, तुरंत मन में आया कि ई सेल तो गया। जब ई सेल गया तो नारायण इक्वेशन में ई नॉट सेल इधर आया और अपने को जो रिएक्शन मिली, जो इक्वेशन मिली, वो मिली ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अच्छा, माइनस नहीं रहेगा और यहां पे केसी आ जाए, ठीक है। एन क्या है इस रिएक्शन के लिए? 6। 2-3 बार कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट कह रहा हूं। ऐसे देखिए, ए से 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पहुंचा है ना। तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन 6 log 10 टू दी पावर, ठीक है। log 10 0 हो जाएगा, टोलो बाहर आएगा, 6 दूनी 12, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.1182, ई नॉट सेल कितना जाएगा? 0.1182। इतना वोल्ट का ये पोटेंशियल इस पे होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, फिक्स है। हम क्या सेल का पोटेंशियल कितना कह देंगे? 0। इक्विलिब्रियम में आते ही हमारे मन में तुरंत आ जाएगा ई सेल 0। ई सेल कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। ई सेल कामा ई नॉट सेल रिस्पेक्टिवली पूछ ले, 0,1 पर ऐसा कुछ ऑप्शन देके जैसे पूछते हैं, है ना, पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कोई कमी नहीं होनी चाहिए लेवल में किसी प्रकार की, पढ़ते रहिए अच्छे से। एक और केस में अगर यहां पे लेके दिखाऊं, बैठा इसको, ये तो इक्विलिब्रियम वाला हो गया। केस एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कंसंट्रेशन सेल। क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? सांद्रता सेल, कंसंट्रेशन। देखिएगा, अगर जिस मटेरियल का एनोड लिया गया उसी मटेरियल का कैथोड, ठीक है, क्या ले लें? देखिए, अभी तक तो आयंस में डिफरेंस के कारण आयंस फ्लो होते थे, चार्ज डिफरेंस के कारण पोटेंशियल जनरेट होता था, हमने पढ़ा है नॉर्मली, हाफ सेल पूरा। अगर बोथ इलेक्ट्रोड्स, मैं क्या कह रहा हूं, बोथ इलेक्ट्रोड्स हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में दिक्कत हो गई थी। दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल, ठीक है, सेम मेटल, ठीक, सेम मेटल के दोनों सेम टाइप के इलेक्ट्रोड, तो क्या, तो आयंस में डिफरेंस नहीं पैदा हो पाएगा ना। तो फिर एक चीज है कि अगर दोनों के कंसंट्रेशन में फर्क हो, उसके कारण से सेल में चार्ज फ्लो हो जाएगी, ठीक है। और फिर उस सेल का नाम क्या देते हैं? कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कंसंट्रेशन सेल में, बताइए इलेक्ट्रोड्स काहे के होते हैं? तो चाहे के कैथोड होगा, वही का एनोड होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन सेल में एनोड कैथोड ऑप्शन मटेरियल, एनोड कैथोड ऑप्शन मटेरियल। कंसंट्रेशन सेल में केवल चार्ज फ्लो किस कारण होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, ठीक है। पूछता है कंसंट्रेशन सेल में चार्ज फ्लो कैसे होता है? आप कहेंगे ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज। नहीं, डिफरेंस इन चार्ज किसके में होता था? नॉर्मल जो सेल होते हैं उसमें। कंसंट्रेशन सेल में कैसे फ्लो होगा इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, ठीक है। थोड़ा और मैं गहराई में इसको लेके चलूं। मान लेते हैं कि
ए से ए प्लस एन, ए प्लस एन से एन, ये हमने सेल रिएक्शन लिखी है। क्या लिखा है? सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, बढ़िया वेरिएबल पे ले रहा हूं, फिजिक्स वाले इंसान है। अच्छा, क्या साल्ट ब्रिज डबल लाइन को रिप्रेजेंट करता है और साल्ट ब्रिज के दोनों तरफ देख के ये पता चल रहा है कि ए मतलब ये कि दोनों सेम मटेरियल के, दोनों इधर साल्ट ब्रिज किधर एनोड होता है, इधर कैथोड होता है ना, एनोड भी ए कैथोड भी ए, तो माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि कंसंट्रेशन सेल। ऐसा भी है कि सेल इक्वेशन देके पूछ ले बताओ ये कैसा सेल है, तो कैसा सेल है ये? कंसंट्रेशन सेल। चलिए, एक बात तो तय है कि अगर इस पे चार्ज फ्लो होगी, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो वो किसके कारण होगी? कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण। मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन C1 और इसका कंसंट्रेशन C2, जब सब कुछ वेरिएबल पे ले उसको वेरिएबल पे। अच्छा, चलिए, क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूं ई सेल की? हाँ। अच्छा, अब ई नॉट सेल 0 हो जाएगा इस बार। कैसे? क्योंकि ई नॉट सेल क्या? एसओपी ऑफ ए नॉट माइनस एसओपी ऑफ कैथोड। जब दोनों सेम मटेरियल के हैं तो दोनों मिलकर 0 ना हो जाएंगे, सेम मटेरियल के कारण ये बराबर ये, तो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा? 0। याद रखिएगा, कंसंट्रेशन सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होता है? 0। ठीक है, लिख लीजिएगा कहीं, कंसंट्रेशन सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0। स्टार पॉइंट में बकायदे लिखिएगा, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन सेल इज 0। ठीक है, चलिए, ई नॉट सेल 0 इसका कंसंट्रेशन सेल का। आते हैं एक बार फिर से नमस्ते इक्वेशन पे। तो ई सेल, भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो पक्का ई सेल होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो ई सेल भी नहीं होगा। एक बात, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए ई सेल जिम्मेदार या ई नॉट सेल जिम्मेदार? ई सेल जिम्मेदार। जब तक ये ना लिख दे, अगर लिख दिया कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो ई नॉट सेल ही सब कुछ है, लेकिन अगर लिखा नहीं है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो फिर ई नॉट सेल कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना किसकी जिम्मेदारी है? ई सेल की। हमने इक्विलिब्रियम वाले में क्या कहा? इक्विलिब्रियम ही हो गया है तो ई सेल हो गया है 0, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। लेकिन स्टैंडर्ड इसमें कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल 0 हुआ है, ई सेल 0 थोड़ी हुआ है, तो क्या हम यहां ये कह दें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी? होगी। किसके कारण? ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। ठीक है, ई सेल इक्वल टू ये तो 0 हो गया है, माइनस 0.0591/9n log C1/C2 होगा क्या? ये होगा। देखिए, क्योंकि सेम मेटल है इसलिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बहुत दिक्कत नहीं होगी, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे सेम वाले। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां आना नहीं है कंसंट्रेशन सेल में ऊपर। क्यों? क्योंकि जब सेमी मेटल है जितना दिया उतना लिया, इलेक्ट्रॉन का खेल ही नहीं है बहुत ज्यादा कि बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई करें वो करें, कोई मतलब है नहीं उस चीज का। और एनोड पर कैथोड होना ही था, क्योंकि स्थान पे जो एनोड हमने C1 माना है, कैथोड हमने C2 माना है। ठीक, चलिए, एक ये भी आपको आंसर याद होना चाहिए कंसंट्रेशन सेल। तो क्या मैं ये कहूं कि बार बार आप याद करेंगे? नहीं, आप डायरेक्ट रेवर्स इक्वेशन याद रखेंगे और उस पर कंडीशंस अप्लाई करना सीखेंगे कि हम कैसे क्या। अगर आप थ्योरी पे कमांड बनाते हैं कि किस सेल पे हमको क्या अप्लाई करना है, तब मजा आएगा। चलिए, मैं इसके अंदर अगर ये मान लूं कि अगर C1 बड़ा हो C2 से, क्या मान लूं? C1 बड़ा हो C2 से। C1 बड़ा हो C2 का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बड़ी हो कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड से, तो लॉग की ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आएगी भाई, ऊपर बड़ा हो पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो ई सेल जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा। कैसे पता चल गया भाई? कैसे पता चल गया? क्योंकि लॉग के साथ वाला कंपोनेंट तो पॉजिटिव है,
क्योंकि C1 ऊपर वाला संख्या बड़ा है, C1 बड़ा है C2 से, हमने केस लिया। तो लॉग के साथ वाली वैल्यू जब पूरी पॉजिटिव हो गई, माइनस पहले से लगा था तो निगेटिव नहीं हो जाएगा। ठीक है, ई सेल निगेटिव का मतलब क्या हुआ? करंट फ्लो नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। अच्छा, क्या क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन देने मात्र से हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? नहीं, कंसंट्रेशन भी मायना रखता है कि किसका कंसंट्रेशन बड़ा है। बात समझ रहे हैं? ई नॉट सेल निगेटिव आने का तात्पर्य ये है, सॉरी, ई सेल निगेटिव आने का तात्पर्य है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन पे नहीं हो सकती। मतलब ये जो हमने लिखा है इस डायरेक्शन पे रिएक्शन नहीं हो सकती, रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस इन दिस डायरेक्शन। तो कैसे होगी? पलट दो, कैसे होगी? रिएक्शन नहीं। ठीक है, चलिए, इफ C1 छोटा हो जाए C2 से तो ई सेल जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी मिल ठीक है। हाँ, इस कंडीशन में रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो जाए, जैसा इस पे नहीं होगी, इस पे इस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी, तो कैसे होगी? इसका उल्टा, कैसे? A+N से है, मतलब कैथोड वाला एनोड पे लगा दो, एनोड वाला कैथोड पे लगा दो तो रिएक्शन हो जाए। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होना चाहिए? कैथोड का। अगर कंसंट्रेशन सेल से आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है तो कंसंट्रेशन कैथोड का ज्यादा होना पड़ेगा। अगर एनोड का कंसंट्रेशन ज्यादा रिएक्शन पे दिखा मिल गया तो आप कह दीजिए कि इस डायरेक्शन पे रिएक्शन हो ही नहीं सकती। कैसे होगी? पलटो, तो रिएक्शन पलट के कर दो, हाँ ये रिएक्शन होगी। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अच्छा, मजेदार चीज है। मैं एक रिएक्शन अगर लिखूं, जिंक से जिंक +2, कॉपर 2 + कॉपर 0.2 मोलर 0.16 मोलर। देखिए, बढ़िया एग्जाम्पल, मैं इस एग्जाम्पल को लेके कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल हम नॉर्मली आपसे कहते हैं कि आप ई सेल बता दीजिए। क्या बता दीजिए? ई सेल। तो पहला चीज आप ये डिसाइड कर लीजिए यहीं से कि सेल पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि C1 बड़ा है। ई सेल निगेटिव आएगा क्योंकि हमने एनोड वाले को क्या माना था? C1। कैथोड वाले को क्या माना था? C2। क्योंकि C1 बड़ा है C2 से, इसलिए जो ई सेल आएगा वो कैसा आएगा? निगेटिव। भाई साहब, दो ऑप्शन तो निगलेक्ट हो जाएंगे, बिना कुछ सॉल्व किए दो ऑप्शन तो निगलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, आएगा कितना? उसके लिए फार्मूला है अपने पास 0.0591/n log C1/C2। आपके पास C1 भी है, आपके पास C2 भी है, आप लगा लेंगे, उसकी बहुत टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं निकालने तो उतारू हो जाऊं, इसका ई सेल कितना होगा? तो -0.0591/n, n कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का खेल है, log 0.2/0.1। तो log 2 आएगा, log 2 की वैल्यू जो भी होती है वो 0.3010 होती है शायद log 2 वैल्यू। तो -0.0591/2 और इसकी वैल्यू मान लीजिए 0.3010 ऐसा होता है, नहीं होगा दे रहा है ना। तो जो भी आएगा, ठीक है। ठीक, कितना? अगर मैं सही हूं तो
0.007 448 2 4 6 कहाँ से अरे जो भी आएगा यार लिख लो, इतना ही सॉल्व करते रहे, ठीक है। इससे लाएगा इतना कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। ये भी क्लियर नहीं है कि log 2 की वैल्यू हो सकता है कि log 2 के टर्म में ही आंसर है, कोई नई बात थोड़ी है। log 2 की टर्म शायद log 2 की वैल्यू वही होती है 0.3010 ही होती है ना, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, क्या इस डायरेक्शन में सेल हो जाएगी? नहीं। अगर मैं नॉर्मली पूछूं कि इस सेल में एनोड क्या होना चाहिए, कैथोड क्या होना चाहिए, तो क्या जिंक का एनोड है? नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी। ई सेल निगेटिव आ गया भाई साहब, वो काहे पूछेगा अगर जिंक का एनोड होना होता तो। केवल यहां पे ये देख के कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हम ये कह दें कि जिंक का एनोड होगा? बेसिक आप करिए, आपकी मर्जी है, आप किसको एनोड कहते हैं किसको कैथोड, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो। अगर आप चाहते हैं कि सेल सचमुच काम करे तो क्या करें? ओहो, एक चीज गड़बड़ है। हमने कंसंट्रेशन से लिया है, हाँ ये ठीक है। हाँ, तो क्या ये वाला पार्ट नोट पे रखना सही नहीं है, ये वाला पार्ट नोट पे जाएगा, ठीक है। जिसका कंसंट्रेशन, भाई अब जब दोनों जिंक हैं तो हम कैसे कहते हैं किसको एनोड, तो जिसका कंसंट्रेशन भी कम होगा उस वाले को एनोड पे ले जाएंगे, और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसको कैथोड। तो भले यहां जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जब क्योंकि ये कंसंट्रेशन सेल है इसलिए सेल पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना जिम्मेदारी कंसंट्रेशन की है, तो जिसका ज्यादा कंसंट्रेशन उसको रखेंगे कैथोड पे, ठीक है। क्योंकि कैथोड पे ही पॉजिटिव टर्मिनल होना है, आप पढ़े हैं टर्मिनल उस दिन, कैथोड पे ही पॉजिटिव टर्मिनल होना है, तो जहां पॉजिटिव टर्मिनल होना है वही ना ज्यादा कंसंट्रेशन करवाओगे, वही ना ज्यादा चार्ज होंगे, तो इसलिए कैथोड पे कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। इस सेल में दिख जरूर रहा है कि ये वाला एनोड पे होगा, लेकिन ये कैसे व्यवहार करेगा? कैथोड की। ये कैसा व्यवहार करेगा? बातें समझ में आई है कैसे क्या होना है? एक बात जरूर है कि नॉर्मली एक पार्ट से हम मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। ये जो पूरा टर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, जैसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे, कल हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स में जो सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम पढ़ेंगे, और उसके बाद नॉर्मली इक्विवेलेंट के टर्म और कोलरास नियम, और उसके बाद चैप्टर समाप्त होगा। तो जितना आसानी से मैं बोल रहा हूं उसके बाद चैप्टर समाप्त होगा उतना आसानी से नहीं होगा, पर फिलहाल आप ये मान के चलिए कि अभी एक लेक्चर बाद आप चैप्टर के आधे पे आ जाएंगे, और क्वेश्चन 90% इसी पार्ट से बनते हैं। देखिए दो तरीके होते हैं, अगर आप पढ़ना शुरू करें तो ये सारी चीजें बाद में होती हैं। जब बोर्ड लेवल के सिलेबस में पढ़ाया जाता है तो ये अनस्ट इक्वेशन लास्ट में सबसे टॉपिक लास्ट आता है, अनस्ट इक्वेशन। हमने इसको शुरू में पढ़ाना उचित इसीलिए समझा कि क्योंकि टॉपिक यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसलिए माहौल यहीं से क्रिएट किया जाए। मेरा उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन आप लगाते रहिए, जहां से पाइए तहां से लगाइए, नहीं बने मैं बार बार कहता हूं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं उस पर कमेंट कीजिए, उस पर आप क्वेश्चन भेजिए, मैं सॉल्व करके भेजूंगा। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं। पढ़ते रहिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, 4-5 बार कम से कम वीडियो देखिए, इससे हमारे व्यूज भी बढ़ेंगे और आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। तब तक वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।